हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी गेस्ट हाईकोर्ट अधिवक्ता सिमरन कौर लुथरा जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो पर। मैम, सबसे पहले तो हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि वसीयत क्या होती है, क्या इसकी परिभाषा होती है कानूनी तौर पर। जी, जब हम कानूनन तौर पे वसीयत की बात करते हैं, ये नॉर्मल वसीयत से जैसा आप समझते हैं वही है कि मैं अगर मुझे लगता है कि मैं एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो मेरे जो विधिक प्रतिनिधि है उन पे या मेरे बिजनेस पार्टनर्स पे, तो मैं एक वसीयत लिखूंगी और मुझे ये चीज अगर सक्षम हूँ इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत मैं इस वसीयत को लिखूंगी और मेरी मौत के बाद मेरी इच्छा अनुसार मेरी जितनी भी अर्जित की गई संपत्ति है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इसके लिए विल का वसीयत का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। इसका एक कोई सेट फॉर्मेट नहीं होता है। जब हम अन्य कोई लीगल डॉक्यूमेंट की बात करते हैं हर एक का एक फॉर्मेट होता है, वसीयत का कोई फॉर्मेट नहीं होता है। अगर मैं अपने डेथ बेड पे हूं, अगर मेरी मृत्यु होने वाली है, ऐसी परिस्थिति में सादे कागज में भी अगर मैं वसीयत लिख देती हूं तो वो भी वसीयत कहलाएगी। और अगर मैं मौखिक तौर पे भी बोल देती हूँ कि मेरे जो ये संपत्ति है वो इस व्यक्ति को इतनी इतनी जाए, तो वो भी एक वसीयत कहलाएगी। तो इसीलिए इसका कोई सेट फॉर्मेट नहीं होता है। साथ ही साथ इसमें जरूरी नहीं है कि आप किसी स्टैम्प पेपर पे इसको लिखे, स्टैम्प एक्ट का इसमें अनुपालन करें। स्टैम्प पेपर का होना भी इसमें अनिवार्य नहीं है, क्योंकि हम कोई भी डॉक्यूमेंट अगर कोर्ट में चैलेंज करते हैं तो वो इसी बेस। साथ ही साथ अगर हम हस्तलिखित जो वसीयत है उसको बोलते हैं, उसको ज्यादा प्रेफरेंस इसलिए देते हैं क्योंकि इसको इजी होता है इसको प्रूव करना। अगर हम कोई अन्य दस्तावेज जो मेरे द्वारा लिखी गई है और साथ ही साथ लास्ट में जो मैंने वसीयत लिखी है उसकी जो हस्तलिपि अगर मैच कर जाती है तो उसकी वैलिडिटी ज्यादा मानी जाती है। तो इस प्रकार से विल की जो है वो फॉर्मेट होता है। और एलिजिबिलिटी के बारे में हमने जैसे उत्तराधिकार अधिनियम की चर्चा की। उत्तराधिकार अधिनियम के अकॉर्डिंग अगर मैं साउंड माइंड हूं, अगर मैं अपने मस्तिष्क में सक्षम हूं, साथ ही साथ एक माइनर नहीं हूं, एक 18 साल से कम की व्यक्ति नहीं हूं, तो मैं कभी भी अपनी वसीयत लिख सकती हूं और कभी भी उसको मॉडिफाई भी कर सकती हूं अपनी मृत्यु के पहले तक में। तो इस प्रकार से एलिजिबिलिटी है। उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से आप वसीयत को समझ सकते हैं। जी बिल्कुल, तो वसीयत की परिभाषा हमने समझी, हमने जाना कि कानूनी तौर पर इसे क्या कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि वसीयत का होना क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी, अब इसके लिए जब हम इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो इसमें मेरी अर्जित की गई संपत्ति में मेरा कितना अधिकार है, मेरी इच्छा कितनी मैटर करती है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर मेरी स्व अर्जित संपत्ति है, मैंने एक संपत्ति बनाई है और मैं चाहती हूँ कि ये संपत्ति मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे बच्चों को जाए, तो मैं उसके लिए वसीयत लिखूंगी। साथ ही साथ मेरी जो बिजनेस की कंपनी, अगर मैंने कोई कंपनी खड़ी की है उसके जो इतने इतने शेयर्स हैं वो मेरे बिजनेस पार्टनर को जाए, अगर मैं अपनी इच्छा के अनुसार उसको अंतरण करना चाहती हूँ तो मैं वसीयत में उसको मेंशन कर सकती हूँ। तो इस प्रकार से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है वसीयत का कि लीगल डिस्प्यूट मेरी मौत के बाद में लीगल डिस्प्यूट इसमें ना कंटेस्ट हो, इसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। परिवार में लीगल डिस्प्यूट ना हो, साथ ही साथ स्टेट की जो प्लानिंग है वो भी प्रॉपर तरीके से हो जाए, मैं सही व्यक्ति को चुनूं मेरे स्टेट के मैनेजमेंट के लिए। मैम, अगर हम बात करें कि यदि कोई बिना वसीयत करे ही उसकी मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद क्या होता है? क्या किसी तरह का डिस्प्यूट देखने को मिलता है या फिर इसका कोई सॉल्यूशन भी इसमें होता है? जी, जैसे मैं बिना वसीयत के अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो इसमें एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट कर देता है, शासन के द्वारा एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो अपॉइंट हो जाता है। फिर वो मेरे स्टेट का कैसा वितरण होगा वो व्यक्ति डिसाइड करेगा। तो इसमें मेरी इच्छा तो नहीं दिखती है ना, तो इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि एक स्वयं से मैं अपनी जो स्टेट है उसका मैनेजमेंट करूं, और अगर नहीं कर पाती हूं तो एडमिनिस्ट्रेटर के माध्यम से ही उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर मेरे कोई लिविंग इनहेरिटेंस या लीगल हायर्स हैं तो उनको वितरण किया जाएगा। अगर मेरे कोई लीगल हायर्स ही नहीं है तो
मेरी वो संपत्ति शासन के खाते में चली जाएगी, शासन को परिदत्त कर दी जाएगी एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा। तो ये इसमें प्रावधान है, बिना वसीयत के अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका मैनेजमेंट इंटरस्टेट होता है और वो कानून के अकॉर्डिंग उसका वितरण होता है। जी अमित। बिल्कुल, लेकिन क्या इस वसीयत को चैलेंज किया जा सकता है? बिल्कुल, अगर हम वसीयत की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली हम वसीयत के आधार पे आंतरण को एन नंबर ऑफ सिविल सूट के माध्यम से कोर्ट्स में देख सकते हैं, चैलेंज किया जाता है। कभी कभी इसका ये मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि एक व्यक्ति ने 2 वसीयत बनाई। एक वसीयत एक मृत्यु के तुरंत पीछे स्पेसिफिकली मेंशन्ड हो जाता है कि 5 वर्ष पूर्व मैंने एक वसीयत बनाई थी, उसकी वैलिडिटी इस विल के सामने शून्य पाई जाएगी, तो उसकी पुरानी वसीयत की वैलिडिटी 0 हो जाती है। और अगर नहीं लिखा गया है तो इमीडिएटली पूर्व वाली जो वसीयत है वो वैलिड पाई जाती है। तो इसीलिए वसीयत की जो कानून है और काफी ज्यादा इसमें टेक्निकलिटीज आ जाती है, तो इसीलिए माननीय न्यायालय जो है इसमें संज्ञान लेकर के इस प्रकार से डिसाइड करते हैं विल की वैलिडिटी को, और एन नंबर ऑफ हम कंटेस्ट इसमें देख सकते हैं। जी अमित। बिल्कुल, वसीयत की हमने बात कर ली मैम, अब हम जानना चाहेंगे कि वसीयतनामा क्षमता क्या है? जी, जब हम फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स देखते हैं वसीयतनामा की, तो उसमें हम ये देखते हैं कि हम इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंतर्गत एक साउंड माइंड पर्सन है या नहीं। हो सकता है मृत्यु के पूर्व मेरी ओल्ड एज के कारण मेरी बुद्धि उतनी नहीं चलती है, या मुझे भूलने की बीमारी हो चुकी है, अल्जाइमर हो गया है, या कोई ऐसी बीमारी से मैं ग्रसित हूँ, या काफी ज्यादा मेडिकेशन से मैं ग्रसित हूँ, मेडिसिन ज्यादा इंटेक करने की वजह से मेरा दिमाग सही से नहीं चल रहा है। तो ये सारी चीजों की पुष्टि होनी अनिवार्य हो जाती है, और सक्सेशन एक्ट के तहत हमें साउंड माइंड होना बहुत जरूरी होता है। साथ ही साथ माइनॉरिटी की एज में होने के दौरान में कोई भी व्यक्ति वसीयत नहीं लिख सकता है, मेजॉरिटी उसमें होनी जरूरी है। साथ ही साथ लीगली कंपेटेंट होना चाहिए वो पर्सन, और उनका जो नाम है, बेनिफिशियरीज को जो नाम है वो भी स्पेसिफिक तौर पे मेंशन होना चाहिए। और इसमें एक एग्जीक्यूटर अपॉइंट होना बहुत जरूरी होता है, जो मेरी मृत्यु के पश्चात में मेरी वसीयत को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करे। इसमें गवाह भी होने जरूरी हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कोई भी फर्जी फैब्रिकेटेड फोर्ज डॉक्यूमेंट कोर्ट में आ जाता है, और उसमें उसकी पुष्टि करने के लिए कोई भी लिविंग विटनेसेस नहीं होते हैं। वहां पे भी एक काफी बड़ा चैलेंज खड़ा हो जाता है। तो इसीलिए विटनेसेस का होना बहुत जरूरी है जब वसीयत लिखवाई जा रही है। भले ही वो डॉक्टर हो सकते हैं, आपका कोई इमीडिएट सर्वेंट हो सकता है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बेनिफिशियरी ना हो, वो विटनेसेस इसमें हो सकते हैं। साथ ही साथ इसमें माइनर चिल्ड्रन के बारे में, अगर बच्चे छोटे हैं तो उनके बारे में भी प्रावधान स्पेसिफिकली मेंशन होना बहुत जरूरी है। ये लिखित में होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये राइटिंग में। जी, और हम कैसे सकते हैं कि लिखित में यदि वो हो तो एक तरह से साक्ष्य के तौर पर भी हो जाता है, क्योंकि सारी चीजें पेपर में होती हैं। डेफिनेटली। वसीयत के संदर्भ में मैम, अनुचित प्रभाव की जब हम बात करते हैं तो क्या ये होता है? क्या ये किसी तरह का प्रावधान है जो इसमें शामिल होता है? जी, इसके लिए इलस्ट्रेशन देखिए कि अगर कोई व्यक्ति डेथ बेड पर है, अगर वो उसकी मृत्यु होने वाली है और उससे वसीयत लिखने के लिए उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, अनड्यू इन्फ्लुएंस जिसको बोलते हैं, या कोर्स करके या फ्रॉड करके, या कि ये कोई दूसरा दस्तावेज है, ऐसा करके अगर उसको छल में रख के इस प्रकार से अगर सिग्नेचर कराया जाता है, तो उसकी क्या वैलिडिटी होगी? किसी भी कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी में अगर वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होता है तो वो वैलिड होता है, लेकिन अगर इस प्रकार से अनड्यू इन्फ्लुएंस करके, कोअर्शन करके, फ्रॉड करके, या अंधेरे में रख के अगर किसी भी बिल को साइन करवाया जाता है तो उसकी वैलिडिटी 0 होती है। और ये न्यायालय में साबित करने के लिए जो पर्सन कंटेस्ट कर रहा है उसका बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, उसका सबूत का भार होता है कि वो साबित करे कि ये सारे परिस्थितियों में इस बिल को साइन करवाया गया है। तो ये साबित होने के बाद में विल की जो वैलिडिटी वो 0 हो जाती है। अगर कोई अदर विल है उसको वैलिड माना जाता है, अगर अदर विल नहीं है तो फिर विल, जैसे हमने डिस्कस किया कि विदाउट विल वाला जो ट्रांसफर है, इंटर स्टेट ट्रांसफर जिसको बोलते हैं, वो ट्रांसफर होगा। जी अमित। बिल्कुल,
बहुत सारी चीजों में हम देखते हैं कि औपचारिकताएं होती हैं, तो क्या वैध वसीयत के लिए भी हमें किसी तरह की औपचारिक आवश्यकताएं होती हैं जिन्हें पूरी करना होता है? जी, जैसे हमने कॉम्पिटेंसी की बात की थी और काफी सारी चीजों की अभी डिस्कशन हमने की थी कि जब हम विल करते हैं औपचारिकता क्या होनी ज्यादा कुछ 3-4 कंटेंट्स होते हैं जो औपचारिक होता है, बाकी हमने जो नॉन औपचारिक चीज है वो भी हमने डिस्कस कर ली। इसमें कोई आपको जी। न्याय शुल्क नहीं पटाना है, इसमें आपको कोई स्टैंप नहीं देना है, आवश्यकता नहीं होती है उस चीज की, और जरूरी नहीं है कि इसको टाइप करना है, आप हाथ से भी लिख सकते हैं, वो भी वसीयत होता है। तो ये सारी चीजें होती है। एक काफी स्ट्रिक्ट भी है और काफी लीनियंट भी है। तो स्ट्रिक्ट सिर्फ इसी मैटर्स पे है कि आप बेनिफिशियरी को स्पेसिफिकली वहां पे मेंशन करें, लिखित में रखें, साइन कर दे तो बहुत बढ़िया, विटनेसेस हो तो बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से काफी सारी औपचारिकता होती है। जी अमित। बिल्कुल। लेकिन मैम, क्या वसीयत को बदला जा सकता है या इसे फिर कैंसिल भी किया जा सकता है? बिल्कुल, जब हम वसीयत की बात करते हैं तो वो मेरी इच्छा अनुसार मैंने एक इच्छा पत्र बना दिया है, जी। जिसको मेरी मौत के बाद में वसीयत कहा जाएगा। तो मेरी जो इच्छा है वो मैं मृत्यु के पूर्व कभी भी चेंज कर सकती हूँ, उसको रिवोक कर सकती हूँ और एक नई विल बना करके उसको किया जा सकता है। और साथ ही साथ एक उसको उसको रजिस्ट्री कराने की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए अगर मैंने पहले कोई विल बना दी है, उसके बाद मैं उसको रिवोक करके नया विल बनाना चाहती हूँ, तो उसको अगर मैं रजिस्टर्ड करा दूं तो वो ज्यादा वैलिड माना जाएगा। तो इस प्रकार से इसको चैलेंज भी किया जा सकता है, रिवोक भी किया जा सकता है। जी अमित। बिल्कुल। अब चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कोडिसिल और प्रोबेट की। मैम, सबसे पहले समझना चाहेंगे कोडिसिल क्या होता है? जी, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो संशोधन करता है, ना कि रिप्लेस करता है। जैसे समझ लीजिए आज की डेट में मेरे पास, तो उसको बनाने के बाद जो नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है, संशोधित डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है, उसको हम कोडिसिल कहते हैं। अब जी। प्रोबेट की जहां तक हम बात करें तो ये विल की जो लीगल प्रोसेस होती है वैलिडिटी की, और जो कर्ज का जो सेटलमेंट करते हैं हम लोग, मेरे एसेट से मेरे कर्ज की भुगतान किया जाए जी। सुपरविजन के अंतर्गत रहते हुए, उसको आप प्रोबेट कहेंगे। तो इस प्रकार से कोडिसिल और प्रोबेट में थोड़ा अंतर है। जी अमित। बिल्कुल। जो निष्पादक होते हैं उनके कर्तव्य क्या होते हैं? जी, सबसे पहले तो मेरी मौत के बाद मेरी संपत्ति को वितरण करना, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है एक एग्जीक्यूटर का, निष्पादक का। तो मेरे जो इस्टेट है, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे इस्टेट से बेच करके मेरी कर्ज मुक्ति कर दी जाए, उसके बाद जो इस्टेट बचता है या उसके बाद जो पैसे बचते हैं उसको मेरे जो लीगल हायर्स है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, तो ये एक एग्जीक्यूटर की ड्यूटी होती है। तो टैक्स पे करना, कर्ज चुकाना, ये सब कुछ मेरी मौत के बाद कौन करेगा? तो वो एग्जीक्यूटर करेगा। तो इसीलिए एग्जीक्यूटर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इस एक्ट के अंतर्गत। जी। अब हम बात करते हैं ट्रस्ट की। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि ट्रस्ट क्या होता है और क्या ये वसीयत से थोड़ा सा अलग होता है? जी, सबसे पहले अगर मुझे अपनी संपत्ति का मैनेजमेंट करना है तो उसके लिए मैं एक ट्रस्ट क्रिएट करती हूँ कि ये एक लीगल अरेंजमेंट होता है जहां मैं एक संपत्ति को ट्रस्ट में दे रही हूँ एक ट्रस्टी को, और जो ट्रस्टी होता है वो मेरी प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, मैनेज करेगा, और साथ ही साथ उसमें से जो बेनिफिट अराइज होगा उसको बेनिफिशियरी को प्रोवाइड करेगा। हो सकता है मेरे बच्चे अगर माइनर है और उनके 18 साल पूर्व होने के बाद मैं उनको अपनी संपत्ति देना चाहती हूँ, तो अगर मैं ट्रस्टी नियुक्त कर देती हूँ तो ट्रस्टी क्या करेगा, मेरी संपत्ति में से जो भी पैसे अर्न हो रहे हैं उसको मेरे बच्चों के लालन पालन पोषण में इन्वेस्ट करेगा, और उसके बाद जब मैं होता है, तो इस प्रकार से ट्रस्ट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी अमित। बिल्कुल। अब हम बात करेंगे लिविंग विल की। मैम, क्या कोई जीते जी भी अपने विल पे किसी तरह का बदलाव कर सकता है? क्या लिविंग विल का मतलब यही होता है या फिर इससे ये भिन्न है? जी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं किसी बीमारी से ग्रसित हो जाती हूँ और आगे मुझे दिख रहा है कि आगे चल के मेरा काफी ज्यादा ट्रीटमेंट होने
वाला है और उस समय में मैं सक्षम नहीं रहूंगी अपने डिसीजंस लेने के लिए, तो मैं आज की डेट में एक लिविंग विल क्रिएट कर दूंगी और उसके बाद मैं बोलूंगी कि अगर मैं इनकैपेसिटेड हो जाती हूँ या इनकैपेसिटी मेरी आ जाती है मेडिकल रीजंस की वजह से या एन नंबर ऑफ रीजंस की वजह से, या मैं अपनी चीजों को कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगी फ्यूचर में, अगर मुझे इस चीज की संभावना लग रही है, तो मैं एक लिविंग विल क्रिएट करूंगी जिसमें मेरी संपत्ति का मैनेजमेंट जो है वो मेरे जो एग्जीक्यूटर है उसके द्वारा किया जाएगा मेरी इनकैपेसिटी के ड्यूरेशन में। तो ये लिविंग विल होता है। जी अमित। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं कि क्या डिजिटल संपत्ति को वसीयत में शामिल किया जा सकता है? जी डेफिनेटली। डिजिटल संपत्ति, अब नई चीजें आ गई हैं, क्रिप्टो करेंसीज आ गई हैं, मेरे शेयर्स हो सकते हैं, मेरे बैंक अकाउंट्स हो सकते हैं, डिजिटल वे में मेरे इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीजों को भी मैनेज करने के लिए मैं वसीयत मेंशन कर सकती हूँ, क्योंकि पहले ये सब चीजें एग्जिस्ट नहीं करती थी, डिजिटल जो संपदा है वो एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो जरूरत नहीं थी। लेकिन अब मैं अपने विल में जितनी भी मेरी स्व अर्जित संपत्ति है उसको इन्वेस्ट कर सकती हूँ, भले ही वो डिजिटल हो या नॉन डिजिटल हो। जी अमित। बिल्कुल। क्या मैम वसीयत में अभिभावक की भी भूमिका होती है? डेफिनेटली। अगर माइनर चिल्ड्रन हैं तो उसमें गार्जियन को अगर मैं नियुक्त कर देती हूँ और वसीयत में ये लिख देती हूँ कि मेरे बच्चों के, क्योंकि वसीयत के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी मिलने वाली है, तो वो अपनी ड्यूटीज को अच्छी तरीके से फुलफिल भी करेंगे, तो इसीलिए गार्जियन का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। जी अमित। तो अभिभावकों का काफी अहम रोल, अहम योगदान इसमें हो जाता है। मैम कुछ समय पहले हमने बात की थी कि क्या वसीयत को चुनौती दी जा सकती है, लेकिन अगर दी जा सकती है तो इसके पीछे कुछ सामान्य कारण क्या हो सकते हैं? जी, जब हम सिविल कोर्ट्स का रुख करते हैं और हम देखते हैं कि विल को किन किन ग्राउंड्स पे कंटेस्ट किया जा सकता है, लॉ किन किन ग्राउंड्स पे कंटेस्ट करना अलाउ करता है, तो इसमें यही है कि अगर हम अनड्यू इन्फ्लुएंस करके, अम्य असर करके किसी व्यक्ति से अगर विल का निष्पादन करवा देते हैं, साथ ही साथ अगर टेस्टामेंट्री कैपेसिटी नहीं है किसी व्यक्ति की और उसने वसीयत लिख दी है, हो सकता है कि माइनर हम ऐसा दिखा देते हैं कोर्ट्स में कि 18 से पहले थे, उस वक्त ये वसीयत इन्होंने लिख दी थी, 18 के बाद वाली ये वसीयत लिखी गई है तो ये वैलिड है। तो ये भी एक कैपेसिटी को चैलेंज किया जा सकता है, किया गया है, विटनेस के एब्सेंस में किया गया है, और प्रॉपर एग्जीक्यूशन अगर उसका नहीं हुआ है तो उसमें भी बिल को कंटेस्ट किया जा सकता है। तो ऐसे एन नंबर ऑफ ग्राउंड्स है जिसमें वसीयत को कंटेस्ट किया जा सकता है। जी अमित। बिल्कुल। मैम नो कॉन्टेस्ट क्लॉज ये क्या होता है? जी, सबसे पहले हम अपने बेनिफिशियरीज को बोल देते हैं कि अगर आप अगर नो कॉन्टेस्ट क्लॉज हम अपने विल में करते हैं तो ये बेनिफिशियरीज को डिस्करेज करता है कि आप मुझे थ्रेटन किए बगैर आपने ये क्लॉज किया है। जैसे मैं अगर अपने वसीयत में लिख देती हूँ कि मैं अपने स्वस्थ चित्त मन से होते हुए बिना किसी असमय का सर प्रपीड़न या छले ये भी का निष्पादन कर रही हूँ, तो ये नो कंटेस्ट क्लॉज है। इसमें मैं ये बेनिफिशियरीज को रेस्ट्रिक्ट कर सकती हूँ कि आप मेरे द्वारा इस निष्पादन किए गए विल को ही माने और उसमें आप कंटेस्ट नहीं कर सकते, ये मेरी स्वेच्छा से मैंने ये चीज को किया है। अगर ये क्लॉज अगर न्यायालय के सामने आता है तो वो लीगल डॉक्यूमेंट में मेरी इच्छा के हिसाब से उसको अपहेल्ड किया जाएगा और बेनिफिशियरीज के द्वारा कंटेस्ट किया गया जो क्लॉज है या कंटेस्ट किया गया जो दावा है उसको डिस्करेज किया जाएगा। जी अमित। बिल्कुल। कुछ ऐतिहासिक मामलों पर भी हम बात करेंगे। बैंक्स बनाम गुडफेलो 1870 का, मैम इसमें क्या महत्व है? जी, सबसे पहले ये टेस्टामेंट्री कैपेसिटी के बारे में डिस्कस करता था ये केस। इसमें ये बताया गया है कि इसका टेस्ट कैसे किया जाएगा कि मेरी टेस्टामेंट्री कैपेसिटी है या नहीं। तो इंडियन सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग इसमें टेस्टामेंट्री कैपेसिटी यानी मेंटल स्टेट और एज की जो बात हमने की थी उसको कंटेस्ट करने के लिए काफी ज्यादा लॉज उसमें टेस्ट बताए गए। दिन में आप क्या कर रहे हैं, कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा साल चल रहा है, साथ ही साथ आपको ये चीज याद है या नहीं है। तो इस प्रकार से कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एक टेस्ट जो टेस्टामेंट्री कैपेसिटी है उसको टेस्ट करने के लिए ये केस लॉ में बताया गया था कि ये कुछ ऐसे दायरे हो सकते हैं जिसमें टेस्ट किया जा सकता है। जी अमित। बिल्कुल।
मैम, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 भारत में वसीयत और विरासत को कैसे नियंत्रित करता है? जी, इंटरस्टेट जो हम उत्तराधिकार अधिनियम देखते हैं तो इसमें ये बताया जाता है कि अगर विल के मौजूदगी में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती तो किस प्रकार से संपत्ति का वितरण होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है बिना विल के अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती तो उस परिस्थिति में कैसे संपत्ति का वितरण किया जाएगा। यही इसी एक्ट में बताया गया है कि उसका निष्पादन कैसे किया जाएगा, प्रोबेट किस प्रकार का किया जाता है, किस प्रक्रिया से किया जाता है वो बताया गया है। और इस प्रकार से जितने भी ट्रांसफर अंतरण के जितने भी लॉज हैं वो सब कुछ इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंतर्गत ही रेगुलेट होता है। जी अमित। बिल्कुल मैम, भारत में वसीयत और विरासत से संबंधित कुछ ऐतिहासिक मामले को सारे मौजूद होने जरूरी है। पहले क्या होता था कि बस एक वसीयतनामा आप प्रोड्यूस कर देते थे कोर्ट में और जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो प्रोड्यूस नहीं करते थे, लेकिन आज की डेट में ये लॉ इसमें चेंजेस ये आ गए हैं कि संपत्ति का विवरण है उसकी पुष्टि करनी भी अनिवार्य हो जाती है कि संपत्ति मेरे नाम पे ही है या नहीं। तो संपत्ति का जो डिस्क्रिप्शन है वो देना जरूरी है, पहचान करना भी जरूरी है, क्योंकि ऐसा भी होता था कि आप किसी रैंडम व्यक्ति अगर उसकी मृत्यु हो गई है तो उसका डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस करके बोल देते हैं कि ये व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, और एक्चुअल में जिसकी वसीयत है वो व्यक्ति जीवित होता था। तो उसको टेस्ट करने के लिए ये केस में ये वैलिडिटी के बारे में बताया गया था, और जो नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है कार्रवाई में होना चाहिए ये भी बताया गया था। विल की सुप्रीम वैलिडिटी नहीं होती है, दूसरे पक्षकार को भी इसमें सुनना अनिवार्य है। अगर कंटेस्ट हुआ है तो सिर्फ आप विल की वैलिडिटी के पे जजमेंट नहीं देंगे, कोर्ट्स को इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे और दूसरे व्यक्ति को भी इसमें अवसर प्रदान किया जाएगा कि वो अपना पक्ष रखे। तो नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है वो फॉलो हो, इस केस में आया गया था। जी अमित। बिल्कुल, तो आज लीगल लिटरेसी में हमने चर्चा की वसीयत पर। हमने जाना कि किस तरह कानून में वसीयत के विभिन्न प्रावधान होते हैं, इनका होना जरूरी क्यों है। इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी दी हाई कोर्ट अधिवक्ता सिमरन कौर लूथरा जी ने। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस शो पर आकर दर्शकों को इस विषय पर अहम जानकारी देने के लिए। इसी के साथ लीगल लिटरेसी के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।